नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे ईपीएम सिवान यूट्यूब चैनल के क्लासेज में। आज हम लोग इस क्लास में बुद्धि के बारे में जानेंगे और इसमें देखिए टॉपिक्स हैं बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषाएं, बेसलर के अनुसार बुद्धि की परिभाषा, रॉबिन्स के अनुसार बुद्धि की परिभाषा, स्टोडार्ड के अनुसार बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि की विशेषताएं एवं तथ्य, बुद्धि के प्रकार, अमूर्त, मूर्त, स्थूल बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, बुद्धि के सिद्धांत 6 हैं। इन सभी टॉपिकों की हम लोग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले बुद्धि के अर्थ को जानते हैं। बुद्धि का अर्थ, बुद्धि एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने आम जीवन की दिनचर्या में करते हैं, लेकिन जितना हम अपने जीवन में बुद्धि के अर्थ को समझते हैं, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और मनोवैज्ञानिक में इसका अर्थ और महत्व कहीं ज़्यादा है। बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का ही हिंदी रूपांतरण यानी कि हिंदी वर्जन है। इंटेलिजेंस लैटिन भाषा का है। इंटेलिजेंस जो है लैटिन भाषा का है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों इंटर एवं लीजियर से मिलकर बना है। इंटरलीजियर। बुद्धि के अर्थ के बारे में मनोवैज्ञानिकों के बीच मतभेद हैं, जिससे बुद्धि के किसी एक अर्थ में सहमति नहीं है। बुद्धि का सरल शब्दों में अर्थ है कि किसी कार्य या स्थिति में उपलब्ध सभी विकल्पों में से सबसे ज़्यादा बेहतर और अनुकूलित विकल्प का चुनाव करके अपने लक्ष्य को हासिल करना। बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के अर्थ की तरह ही बुद्धि की परिभाषा में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा को वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के आधार पर परिभाषित किया है। वही बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा को पर्यावरण के साथ समायोजन से न जोड़कर बुद्धि को सीखने की क्षमता के रूप में, और कुछ विद्वानों ने अमूर्त चिंतन यानी मन में सोचना करने की क्षमता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया है। लेकिन बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा को केवल एक चीज़ से न जोड़ने के बजाय संयुक्त रूप से जोड़कर परिभाषित किया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बुद्धि की परिभाषाओं को नीचे दिया गया है। बेसलर के अनुसार बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। ये बेसलर का कथन है, या बेसलर के द्वारा बुद्धि को परिभाषित किया गया है। रॉबिन्स के अनुसार बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। रॉबिन्सन के अनुसार। अब हम लोग स्टोडार्ड के अनुसार बुद्धि को परिभाषित करेंगे। स्टोडार्ड, बुद्धि उन प्रक्रियाओं को समझने की क्षमता है जिनकी विशेषताएं कठिन, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययिता, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलशीलता, सामाजिक मान और मौलिकता की उत्पत्ति होती है, और कुछ परिस्थितियों में ऐसी क्रियाओं को जो शक्ति की एकाग्रता तथा सांवेगिक कारकों के प्रति प्रतिरोध दिखलाती है, इसको करने की प्रेरणा देती है। यह है स्टोडार्ड के अनुसार। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह समझा जा सकता है कि बुद्धि वह सामान्य योग्यता तथा विभिन्न मानसिक योग्यताओं का समन्वय है जो
व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में सफल होने में सहायक सिद्ध होती है। बुद्धि की विशेषताएं एवं तथ्य। यहाँ बुद्धि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया गया है जो अधोलिखित है यानी निम्नलिखित है। पहली विशेषता, बुद्धि मनुष्य की कई विशेषताओं और क्षमताओं को दर्शाता है। दूसरा, बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति किसी समस्या के समाधान तक पहुंचता या पहुंचने का प्रयास करता है। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के समायोजन करने में मदद करती है, यानी वातावरण के साथ समायोजन करना बुद्धि मदद करती है। बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके अनुरूप कार्य करता है और निर्णय लेता है। बुद्धि से व्यक्ति को विवेकशील चिंतन, अमूर्त चिंतन करने में भी मदद मिलती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। मनुष्य की बुद्धि पर उसके आसपास के वातावरण का अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रभाव पड़ते हैं। बुद्धि पर मनुष्य के आसपास के परिवेश यानी वातावरण का अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। बुद्धि पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। विभिन्न शोधों के निष्कर्षों से पता चलता है कि अच्छे वातावरण में पोषित बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिक होती है। बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक एवं गैरेट ने बुद्धि को 3 प्रकार में बांटा है जो निम्नलिखित हैं। अमूर्त बुद्धि और मूर्त या स्थूल बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार अमूर्त बुद्धि व्यक्ति की ऐसी बौद्धिक योग्यता जिसकी मदद से गणित, शाब्दिक या सांकेतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करके हम पढ़ने, लिखने एवं तार्किक प्रश्नों को करते हैं। कवि, साहित्यकार, चित्रकार आदि लोग अमूर्त बुद्धि से ही अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अब आता है मूर्त या स्थूल बुद्धि। मूर्त या स्थूल बुद्धि के द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यवहारिक एवं उत्तम प्रयोग करने की क्षमता अर्जित करता है। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में ज़्यादातर कार्य मूर्त बुद्धि की ही सहायता से करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उन बौद्धिक योग्यताओं से जिसका उपयोग कर व्यक्ति सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करने में करता है। यानी सामाजिक बुद्धि वाले जो है समाज सेवी और नेता बनते हैं। और ये जो मूर्त बुद्धि था, इसमें व्यक्ति जिनमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है वे व्यक्ति रचनात्मक, जैसे इंजीनियर, मिस्त्री, शिल्पकार आदि बनते हैं। यानी जैसे ऑटोमोबाइल का जो काम है, बाइक बनाना, पार्ट पुर्जे बनाना, इंजन का काम करना, ये सब। और इसमें अमूर्त बुद्धि के जो है पत्रकार बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं, चित्रकार। बुद्धि के सिद्धांत। आज के समय में बुद्धि के अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं। बुद्धि के इस समय प्रचलित सिद्धांत में से प्रमुख सिद्धांत को नीचे दिया गया है जो निम्नलिखित हैं। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, और चौथा बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, बुद्धि का कर्मिक महत्व सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत को
बिने ने दिया था। मनोवैज्ञानिक बिने ने बुद्धि को एक इकाई माना है जिसके अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में काम करती है। बिने के बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत को मोनारिच सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि के मोनारिच सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक ही तत्व से बनती है और सभी क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त है। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर विज्ञान में कुशल है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कला में भी कुशल होगा। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया। मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। बुद्धि के यह दो तत्व जो हैं आपके सामने, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में एक सामान्य तत्व होता है जो विशिष्ट तत्वों से संबंधित होता है। जिस व्यक्ति का सामान्य तत्व विशिष्ट तत्व से जितना उत्तम रूप से संबंधित होता है उस व्यक्ति में उतनी ही अधिक बुद्धि होती है। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि बुद्धि सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर नहीं बनी, बल्कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों या कारकों के मिलने से हुई है। थॉर्नडाइक के बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कारक या तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र होता है और एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। थॉर्नडाइक आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण शक्ति व भाषण योग्यता जैसे बुद्धि के कुछ मूल तत्व भी बताए जो बुद्धि के सामान्य तत्वों से भिन्न थे। 4 नंबर, बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत। बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक थर्स्टन ने दिया था। बुद्धि के इस समूह तत्व सिद्धांत को कारण विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। थर्स्टन ने बुद्धि को प्राथमिक योग्यताओं के कई समूहों में विभाजित किया। थर्स्टन जो है, जिनमें हर समूह की योग्यताओं में से एक प्राथमिक तत्व होता है। थर्स्टन ने बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत में कुल 9 तत्वों को बताया जो निम्नलिखित हैं। थर्स्टन द्वारा बताए गए 9 तत्व आपके सामने हैं पे। मौखिक तत्व या शाब्दिक तत्व, दूसरा प्रेक्षण तत्व, तीसरा अंक संबंधी तत्व, चौथा शाब्दिक प्रवाह संबंधी तत्व, पांचवा स्मृति शक्ति तत्व, छठा प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व, सातवां तार्किक तत्व, आठवां निगमन तत्व, तर्क तत्व, आगमन तर्क तत्व। तो ये 9 तत्व जो थे महत्वपूर्ण। अब थर्स्टन के बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत के अनुसार 2 मूल तत्वों में जितना अधिक सहसंबंध उनके बीच उतना ही अधिक हस्तांतरण भी होता है। 5 नंबर, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत को थॉमसन ने दिया। थॉमसन के बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी होती है। व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अपनी संपूर्ण बुद्धि का प्रयोग न करके केवल उसके एक प्रतिदर्श का प्रयोग करता है। थॉमसन के बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार प्रतिदर्शों में जो संबंध होता है वह सभी योग्यताओं के स्वतंत्र मिश्रण के कारण आता है। बुद्धि का कर्मिक महत्व सिद्धांत। बर्नोन व वर्ट ने मिलकर बुद्धि का कर्मिक महत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्धि के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मानसिक योग्यता को कर्मिक महत्व प्रदान किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
सामान्य मानसिक योग्यता, क्रियात्मक यांत्रिक, शाब्दिक सांख्यिकी, फिर प्रक्षेपण शारीरिक, यानी कि ये जितने आपको बांटे गए हैं ये सबको आप देख सकते हैं। बुद्धि का कर्मिक महत्व सिद्धांत है ये। बुद्धि के इस सिद्धांत में सबसे पहले क्रम में सामान्य मानसिक योग्यता आती है और उसके बाद विशिष्ट योग्यताएं आती है। बुद्धि का त्रि-आयाम सिद्धांत। बुद्धि का त्रि-आयाम सिद्धांत को 1967 में गिलफोर्ड ने दी। गिलफोर्ड के इस बुद्धि का त्रि-आयाम सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत थर्नडाइक व स्पीयरमैन के सिद्धांतों से अलग हटकर कारकों या तत्वों को 3 विमाओं में बांटा है, जो निम्नलिखित है। संक्रिया, यह व्यक्ति द्वारा की गई मानसिक प्रक्रियाओं के स्वरूप से संबंधित होता है। संक्रिया को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक के 5 कारक या तत्व होते हैं। बीमा और कारक। पहला है मूल्यांकन, 5 इसके कारक हैं, और दूसरा अभिसारी चिंतन, इसके भी 5 कारक हैं, यानी कि सबके 5-5 कारक हैं, ज्ञान के और स्मृति के। विषय वस्तु। विषय वस्तु में सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती है। इन सूचनाओं को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें प्रत्येक के 4 कारक या तत्व होते हैं। 4 कारक या तत्व: आकार, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक। 4 कारक या तत्व। उत्पादन। उत्पादन अर्थ किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया के परिणाम से होता है। गिलफोर्ड ने उत्पादन को 6 भागों में बांटा है, जो कि निम्नलिखित हैं, जिनमें प्रत्येक के 6 कारक या तत्व हैं। प्रत्येक के 6। बीमा और कारक इधर रहेगा, कारक, ठीक है। सबके 6-6 हैं, सबके 6-6 कारक हैं या बीमाएं। इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, रूपांतरण, और छठा है आपका प्रयोग। इस प्रकार गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के कुल 5 × 4 × 6 120 कारक या तत्व होते हैं। ये जो है 20 कारक या तत्व होते हैं। C1 यूनिट 5, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर भिन्नताओं के आयाम। बौद्धिकता। बुद्धि अर्थ व परिभाषा। बुद्धि शब्द प्राचीन काल से व्यक्ति की तत्परता, समायोजन तथा समस्या समाधान की क्षमताओं के संदर्भ में प्रयोग होता रहा है। सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते हैं। मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का प्रमुख कारण है। बुद्धि क्या है? इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों में हमेशा मतभेद रहा है। इस मतभेद का अंत करने के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अनेक अवसरों पर एकत्र हो चुके हैं। 1990 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों की सभा और 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों की सभा। 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद हुई। लेकिन जैसा कि रॉस ने लिखा है, वे यह निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृति या कल्पना या भाषा या गामक यानी मोटर योग्यता या संवेदना सम्मिलित हैं या नहीं। अतः प्रत्येक मनोवैज्ञानिक की बुद्धि के स्वरूप के संबंध में अपनी अपनी धारणा है। जैसा कि हम निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन के अनुसार, टर्मन क्या कहते हैं? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। और वुडरो के अनुसार
बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। डियरबोर्न के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है। हेनमोन के अनुसार बुद्धि में 2 तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। बीने के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। थॉर्नडाइक के अनुसार सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। 8 नंबर पिंटनर के अनुसार जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। 9 कोल्विन के अनुसार यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। 10 नंबर रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की योग्यता देती है। 11 स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। 12 नंबर गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। इस योग्यता के अनुसार व्यक्ति अपने को तथा दूसरे को समझने के लिए प्रयोग करता है। सच यह है कि सामाजिक तथा व्यक्तिक परिवेश में अंतःक्रियात्मक गतिशीलता तथा क्षमता का नया नाम बुद्धि है। बुद्धि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1 नंबर बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। और तीसरा है बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता करती है। चौथा यह व्यक्ति को अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। बुद्धि व्यक्ति को नई परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर की योग्यता देती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। देखिए बुद्धि पे वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये भी विशेषता। प्रिंटर के अनुसार बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। ये उतना सही नहीं है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की बुद्धि में बहुत कम अंतर होता है। ये तो ठीक है। बुद्धि के प्रकार, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि का विभाजन करना एक कठिन कार्य है। बुद्धि तो वह क्षमता है जिसका उपयोग व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों तथा परिवेश में करता है। इस आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण विद्वानों ने इस प्रकार किया है। गैरिट द्वारा बुद्धि का वर्गीकरण। गैरिट ने बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा है: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि, इस बुद्धि को गामक यानी मोटर या यांत्रिक मैकेनिकल बुद्धि कहते हैं। इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि पाई जाती है वह यंत्रों और मशीनों के कार्य में अधिक रुचि लेता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति एक अच्छे कारीगर, मैकेनिक और इंजीनियर आदि बनते हैं। दूसरा, अमूर्त बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि पाया जाता है वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति एक अच्छे वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार आदि बनते हैं। सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि पाई जाती है वह मिलनसार, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला और मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति एक अच्छे मंत्री, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का वर्गीकरण इस प्रकार किया है:
अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, आंतरिक बुद्धि, दोनों का लगभग सेम ही है। तो इस बुद्धि का प्रयोग ज्ञानोपार्जन के लिए किया जाता है। शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान आदि के रूप में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन करता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है। तीसरा यांत्रिक बुद्धि, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, इस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है। ऐसे व्यक्ति इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर आदि बनते हैं। अब हम लोग बुद्धि से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लेते हैं। बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो अमूर्त विचारों की योग्यता, ज्ञानार्जन, कार्य करने की क्षमता, तो उपरोक्त सभी, ये जो है उपरोक्त सभी सही होगा। बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं हैं तो जन्मजात, अर्जित, सामाजिक या व्यक्तिगत। तो बुद्धि की प्रमुख विशेषता जो है वो है जन्मजात। बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? तो शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो सही जवाब है किशोरावस्था में। किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है? पहला बर्ट, जैक्सन, कोग्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बर्ट ने। बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी? तो थॉर्नडाइक है, स्पीयरमैन है, टर्मन है या बर्मिंघम है। तो इसका सही जवाब है बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, टर्मन का कथन है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह किसका कथन है? बीने, स्ट्रेन, माल्टन, टर्मन। तो इसका सही जवाब है तीसरा, माल्टन का। 7 नंबर, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, कथन किसका है? तो यह कथन बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है वुड्रो विल्सन का है। वुड्रो विल्सन का है। भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ कब हुआ? तो याद रखिएगा, भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ 1920 में हुआ। बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता एवं क्षमता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बीने का है। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहा जाता है। तो बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता थॉर्नडाइक को यानी को या बीने को या स्पीयरमैन को। तो बीने को, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता जो है बीने हैं। तो आज इस वीडियो पार्ट में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बुद्धि के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दी गई, समझ में आया होगा और यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।